हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अधिगम अक्षमताएं। साथियों, कई बालक ऐसे होते हैं जिनमें तंत्रिका तंत्र में होने वाली गड़बड़ियों के कारण या अन्य किसी मस्तिष्क संबंधी विकारों के चलते कुछ ऐसी अक्षमताएं बन जाती हैं, इस तरह की परेशानियां, बीमारियां बन जाती हैं, जिसके चलते वो सीखने संबंधी सामान्य बालकों में जो क्षमताएं होती हैं वह उनमें नहीं हो पाती हैं या विशेष तरह की परेशानियां उनको होने लगती हैं। साथियों, सीखने सिखाने में जो बाधा बनती हैं, इन बाधाओं को हम कहते हैं अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसेबिलिटीज। अब देखो, ये टॉपिक हमारे यहां पर क्यों रखा गया है? क्योंकि सीखने सिखाने संबंधी कार्य शिक्षक ही कक्षों में करता है, विद्यालयों में करता है। तो फिर ऐसी अक्षमताएं कई बार माता पिता को नहीं पता चल पाती हैं, दोस्तों को और अन्य किसी को उसका पता नहीं चल पाता है। इस तरह की अक्षमताओं का, परेशानियों का, बीमारियों का या फिर कमियों का पता शिक्षक को ही चलता है। इसीलिए शिक्षक को इन सब के बारे में जानना आवश्यक होता है। साथियों, तो कुछ ऐसी अक्षमताएं, कुछ इस तरह के विकार, कुछ इस तरह की परेशानियां जो सीखने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, अधिगम में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, अधिगम में अक्षमताएं बनाती हैं, उन्हें कहा जाता है अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज। अधिगम अक्षमता की बात करें या लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात करें साथियों, तो ये जो कॉन्सेप्ट है 1963 में, 1963 में सबसे पहले सैमुअल किर्क के द्वारा इस टर्म को इस्तेमाल किया गया, अधिगम अक्षमता का संप्रति प्रतिपादित किया गया। अधिगम अक्षमता क्या है, एक बार समझते हैं। अधिगम अक्षमता एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत वाक, भाषा, पठन, लेखन एवं अंक गणितीय प्रक्रियाओं में से एक या अधिक के प्रयोग में शामिल एक या अधिक मूल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति को शामिल किया जाता है। कौन सी विकृति? जो सुनने संबंधी हो सकती हैं, बोलने संबंधी हो सकती हैं, पढ़ने संबंधी हो सकती हैं, लिखने संबंधी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण संबंधी हो सकती हैं या गणितीय गणनाओं में हो सकती हैं, हस्तलेख संबंधी हो सकती हैं, हैंडराइटिंग संबंधी हो सकती हैं। इस तरह की कोई भी विकृति जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न करती हैं, उसको कहते हैं साथियों अधिगम अक्षमता। किसी बालक में एक अक्षमता हो सकती है तो एक से ज्यादा अक्षमताएं भी उस बालक में हो सकती हैं। ये सारी की सारी जो अक्षमताएं होती हैं मनोवैज्ञानिक होती हैं। मनोवैज्ञानिक क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान के साथ इनको समझा जाता है, मन मस्तिष्क से इनका संबंध होता है। शारीरिक रूप से कहीं ये दिखाई नहीं देती हैं कि साहब ये डिस्लेक्सिया वाला बालक है तो इस शरीर में कोई अंग इसका विकृत हो। हाँ, सामान्य व्यवहार जरूर उसका थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिजिकल संरचना में कोई बड़ा अंतर इन बालकों में नहीं पाया जाता है। साथियों, अगला बिंदु क्या है? अधिगम अक्षमता अनुमानतः, चूंकि यह समस्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कार्य विरूपता से संबंधित है, अतः यह जैविक समस्या है। मतलब हमारे जैविक संकल्पना से इसका संबंध होता है। यह अन्य प्रकार की विकृतियों के साथ हो सकता है, जैसे अधिगम अक्षमता और संवेगात्मक विक्षोभ, तथा यह श्रवण, सोच, वाक, पठन, लेखन एवं अंक गणितीय गणनाओं में शामिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में विकृति के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। अतः यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया? क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित विषय वस्तु है, इसलिए आंतरिक है, जैविक है और ये एक विकृति है जो लंबे समय लगातार आजीवन कई बार बनी रहती है। हाँ, कुछ गतिविधियों के द्वारा, कुछ तकनीकों के द्वारा इसमें आंशिक सुधार किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः ये जैविक रूप से होती हैं जो लंबे समय चलती हैं। साथियों, अब कोई भी बालक जो लर्निंग डिसेबल्ड है, सीखने में असक्षम है, अधिगम अक्षमता वाला बालक है, तो हम कैसे उसकी पहचान करेंगे? कैसे हमें पता लगेगा कि अमुक बालक लर्निंग डिसेबल्ड है? तो साथियों, कुछ विशेषताएं हैं उसकी। देखिए, पहली विशेषता क्या है? सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज्यादा सोचने एवं तर्क वितर्क करने की इसमें योग्यता होती है। तो या तो सामान्य होगा या सामान्य से थोड़ा ज्यादा होगा। उच्च स्तरीय तर्क वितर्क की क्षमता इन बालकों में सामान्यतया नहीं होती है। औसत और विद्यालय उपलब्धियों में निम्न प्रदर्शन करते हैं। या तो ये औसत होते हैं, एवरेज होते हैं, या फिर एवरेज से भी नीचे का प्रदर्शन इनका विद्यालय गतिविधियों में पाया जाता है। अगली विशेषता है उपलब्धि और योग्यता के बीच सार्थक अंतर का
पाया जाता है या उसका प्रदर्शन होता है। मतलब जो योग्यता होती है ना, उस योग्यता में और उपलब्धि में अंतर होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि योग्यताएं ज्यादा होती हैं लेकिन उपलब्धियां कम होती हैं। क्यों होती है उपलब्धियां कम? क्योंकि अधिगम्य की अक्षमताएं जो है वो बाधक बनती हैं। इसलिए अन्य योग्यता होने के बावजूद भी किसी पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटी के चलते उपलब्धियां इनकी साथियों अन्य से कम रह जाती हैं। निष्पादन संबंधी कठिनाई से युक्त होते हैं। निष्पादन का मतलब होता है कोई भी कार्य करना, कार्य करने की क्षमता। तो कार्य करने संबंधी क्षमताएं भी इनमें पाई जाती हैं। कार्य नहीं करने संबंधी क्षमताएं भी इनमें होती हैं। ये निष्पादन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? कई बार उन पर्टिकुलर लर्निंग डिसेबिलिटीज के चलते। बिना सोचे विचारे कार्य करना, क्योंकि कई सारी अधिगम अक्षमताएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ होता है, बुद्धि के साथ होता है, जिससे सोचने विचारने की प्रक्रिया भी साथियों प्रभावित होती हैं। उपयुक्त आचरण नहीं करना, कई इस तरह की विकृतियां होती हैं जिनके चलते बालकों का व्यवहार प्रभावित होता है। जैसे ऑटिज्म एक अधिगम डिसेबिलिटी है, आगे पढ़ेंगे हम, जिसमें क्या होता है बालक कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, आंखें नहीं मिला पाता है, सामने वाले व्यक्ति से सामना नहीं कर पाता है। तो वहां पर क्या होता है उपयुक्त आचरण भी उसका नहीं हमें प्रतीत होता उस अधिगम अक्षमता के चलते। निर्णायक क्षमता का अभाव होता है, क्योंकि अधिगम अक्षमताएं हैं इसलिए डिसीजन पावर नहीं हो पाते हैं। ये डरते हैं कि मेरे द्वारा किया गया निर्णय सही होगा या गलत होगा। स्वयं के प्रति लापरवाही की भावना भी इनमें होती है, क्योंकि इस अधिगम अक्षमता के चलते ये उस अक्षमता से प्रभावित होते हैं, इसलिए स्वयं के प्रति लापरवाही की स्थिति इनमें बन जाती है साथियों। और आगे की बात करें तो इन बालकों में ध्यान कम केंद्रित करना या फिर ध्यान में भटकाव जैसी स्थिति भी पाई जाती है। एक डिसेबिलिटी है ADHD, आगे पढ़ेंगे हम ADHD, जहां पर अवधान की कमी होती है। भावात्मक अस्थिरता, भावात्मक रूप से अस्थिर भी होते हैं, कई बार संवेगात्मक प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि इसमें अधिगम अक्षमताओं का प्रभाव होता है साथियों। एक ही स्थिति में शांत एवं स्थिर रहने की असमर्थता, क्योंकि ये अति सक्रिय होते हैं, कई बार ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ज्यादा एक्टिव होने के कारण अति सक्रियता के चलते क्या होता है एक ही स्थिति में शांत और स्थिर ये नहीं रह पाते हैं साथियों। एक और विशेषता है स्व प्रगति के प्रति लापरवाही बरतना। हमने पीछे पढ़ा, जब ये खुद के प्रति केयरफुल नहीं होते हैं तो फिर प्रगति भी ये नहीं कर पाते हैं। सामान्य से ज्यादा सक्रियता होती है। ADHD और कई इस तरह की अधिगम अक्षमताएं हैं जिसमें सामान्य बालकों से ज्यादा इनमें एक्टिवनेस होता है। गामक क्रियाओं में बाधा होती है, मतलब गति संबंधी जो चीजें होती हैं, गामक क्रियाएं होती हैं, वहां भी ये बाधाएं महसूस करते हैं। कार्य करने की मंद गति होती है। ये सामान्य बालकों की तरह से या फिर तीव्र बुद्धि वाले बालकों की तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं, अन्य बालकों की तुलना में मंद गति से कार्य करते हैं साथियों। सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार इनको प्रयास करना पड़ता है। सामान्य कार्य को संपादित करने के लिए एक से अधिक बार इनको प्रयास करना पड़ता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सामान्य कार्यों को भी एक ही प्रयास में नहीं कर पाते हैं साथियों। इसके अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ये शामिल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ जुड़ी होती हैं। इसके लिए अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त पार्टिसिपेशन और बुद्धि की आवश्यकता होती है, रुचि की आवश्यकता होती है। तो ये बालक अधिगम अक्षमताओं के चलते पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी शामिल नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है क्षीण स्मरण शक्ति का होना, मतलब इनकी जो बुद्धि होती है, मेमोरी होती है, वो कमजोर होती है। बिना बाह्य हस्तक्षेप के अन्य गतिविधियों भाग लेने में ये असमर्थ होते हैं। अगर मान लीजिए इन्हें किसी गतिविधि में शामिल करना है तो किसी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, बाहरी मदद की आवश्यकता होती है। बिना किसी बाहरी मदद के ये अन्य गतिविधियां नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्षीकरण संबंधी दोष, प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो संवेदनाएं प्राप्त होती है ना, उसकी व्याख्या करना, समझना, अर्थ प्रदान करना, अर्थात किसी भी बाहरी चीज के बारे में समझ का निर्माण करना, इस संबंधी इनमें दोष पाया जाता है। लक्ष्य से आसानी से विचलित हो जाते हैं क्योंकि इनका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, अवधान नहीं हो पाता है, अपने प्रति लापरवाह होते हैं, बुद्धि में भी अन्य बालकों से थोड़ा पीछे होते हैं, इसीलिए लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं। सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति ये आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सामान्य चीज भी इनको तो विशेष लगती है,
इसीलिए उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जबकि कोई बुद्धिमान बालक होता है या अच्छी समस्त क्षमताओं वाला बालक होता है, वो सामान्य ध्वनियों से, सामान्य चित्रों से, सामान्य गतिविधियों से प्रभावित नहीं होता है। उसको प्रभावित करने के लिए विशेष चीज़ों की आवश्यकता होती है साथियों। तो ये कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो हमने डिस्कशन की विशेष बालकों के संबंध में, लर्निंग डिजेबल्ड बालकों के संबंध में, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के संबंध में। साथियों, एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर उन अधिगम अक्षमताओं को डिस्प्ले किया गया है जो अधिकांश बालकों में दिखाई देती हैं या जिनकी मात्रा, उन अक्षमताओं की मात्रा अन्य की तुलना में ज्यादा है, जिनका संबंध हमारे सीखने सिखाने की गतिविधियों से है और जहां से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, अधिगम अक्षमताएं तो कई प्रकार की हैं, लेकिन फिर भी मेन की हम बात करेंगे। उस कड़ी में हम पहली बात करेंगे डिसलेक्सिया की। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अक्सर डिसलेक्सिया से कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाता है साथियों। देखिए, डिसलेक्सिया को समझते हैं। डिसलेक्सिया दो शब्दों से मिलकर बना है और ये शब्द ग्रीक भाषा के हैं, ग्रीक, यूनानी या फिर लैटिन भाषा के हैं। पहला शब्द है डिस और दूसरा है लेक्सिया। दोस्तों, लेक्सिया का अर्थ होता है कथन या भाषा, ठीक है, स्पीच कहते हैं लेक्सिया को, और डिस होता है डिफिकल्टी या अक्षमता। तो भाषा संबंधी अक्षमता क्या कहलाएगा? डिसलेक्सिया कहलाएगा। तो भाषा संबंधी अक्षमता का मतलब हो गया पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी विकार होता है। इसके अलावा डिसलेक्सिया ग्रस्त बालक में क्या क्या चीजें होती हैं देखते हैं। पहला बिंदु, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, वर्तनी दोष से पीड़ित होते हैं। वर्णमाला को जो सीखते हैं, क ख ग अल्फाबेट, इनको सीखने में इस बालक में समस्या होती है तथा स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हैं। वर्तनी संबंधी भी इनमें दोष पाया जाता है। अगली विशेषता है अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई तथा एकाग्रता में कठिनाई होती है। तो जो साउंड्स होते हैं उन ध्वनियों को नहीं सीख पाते हैं, ध्वनियों से शब्दों को या वर्णों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें एकाग्रता भी कम होती है, कंसंट्रेशन भी कम होता है डिसलेक्सिया वाले बालकों में। पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, तो वोवेल साउंड जो होते हैं, इन वोवेल साउंड्स को ये बीच में भूल जाते हैं, इनका लोप कर जाते हैं। ये भी विकृति इनके पढ़ने में प्रदर्शित होती है साथियों। शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान तथा शावक को शक पढ़ा जाता है। ये शब्दों को सीक्वेंस में नहीं समझ पाते हैं, लिखे सीक्वेंस में होते हैं लेकिन इनको कुछ अलग प्रतीत होता है। जैसे मान लो कहीं नाम लिखा हुआ है तो ये नाम इनको मान प्रतीत होता है, इसलिए नाम को ये मान पढ़ते हैं। ऐसे ही शावक हैं, ये शावक जो हैं इनको शक प्रतीत होता है और ये इसको शक पढ़ते हैं साथियों। तो ये इस तरह की विकृति इनमें पाई जाती है। समान उच्चारण वाली ध्वनियों को न पहचान पाना एवं शब्दकोश का अभाव होना। एक तरह की जो ध्वनियां होती है ना उसमें डिफरेंट नहीं कर पाते हैं, उनमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा इनकी वोकेबुलरी जो है, शब्दकोश का भंडार भी इनमें कम पाया जाता है साथियों। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव तथा क्षीण स्मरण शक्ति इनमें पाई जाती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो डिसलेक्सिया वाले बालकों में पाई जाती हैं। आगे बात करते हैं एक दूसरी अधिगम अक्षमता की, जिसका नाम है साथियों डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला है डिस, दूसरा है ग्राफिया। डिस और ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? ये लेखन संबंधी विकार है। डिसलेक्सिया तो पढ़ने संबंधी और अन्य विकारों वाला था, लेकिन डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी, ग्राफिया का मतलब लिखने से होता है, तो लिखने संबंधी अक्षमता इसमें होती है। डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार हैं जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेख एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है साथियों डिसलेक्सिया को। देखते हैं डिसलेक्सिया की पहली विशेषता क्या है। लिखते समय स्वयं से बातें करना, ऐसा व्यवहार पाया जाता है डिसलेक्सिया से ग्रस्त बालकों का। दूसरा क्या है? अशुद्ध वर्तनी एवं अनियमित रूप से आकार वाले अक्षरों को लिखना। तो जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनको छोटा बड़ा लिखते हैं, अशुद्ध वर्तनी करते हैं।
इसके अलावा पठनीय होने पर भी कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का इनको सामना करना पड़ता है। पठनीय होने का मतलब जिन चीजों को आसानी से पढ़ सकते हैं फिर भी उनको नकल करने में या कॉपी करने में इनको बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है, बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ होती है या लेखन सामग्री को कागज में बहुत नजदीक से पकड़ते हैं। जब मान लो ये नकल कर रहे हैं तो सामान्य बच्चा दूर कॉपी में देखते हुए भी नकल कर लेता है, लेकिन ये बहुत पास में रखते हैं, नजर और उस जहां देख रहे हैं और जहां लिख रहे हैं उसके बीच में बहुत कम दूरी रखते हैं। ऐसे इनकी टेंडेंसी पाई जाती है डिस्ग्राफिया वाले बालकों की। लाइनों का ऊपर नीचे लिखा जाना, शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ देना, यह भी डिस्ग्राफिया वाले बालकों का लक्षण होता है। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना या फिर अपठनीय हस्तलेख, इस तरह की हैंडराइटिंग जिसको आसानी से पढ़ा जाना संभव नहीं होता है, ये सब विशेषताएं हैं डिस्ग्राफिया से ग्रस्त अधिगम अक्षमता वाले बालकों की। चलते हैं साथियों तीसरी लर्निंग डिसेबिलिटी की ओर, जिसका नाम है डिसकैल्कुलिया। नाम से क्लियर है, डिस का मतलब अक्षमता और कैलकुलिया बना है कैलकुलेशन से, और कैलकुलेशन होती है गणना। इसका मतलब गणना संबंधी अक्षमता, गणना संबंधी कठिनाई, कैलकुलेशन करने में समस्या का सामना करना कहलाता है डिसकैल्कुलिया। देखिए डिस और कैलकुलिया, डिसकैल्कुलिया गणितीय कौशल अक्षमता है। इसके अंतर्गत अंकों संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय अक्षमताएं शामिल होती हैं। तो प्रारंभिक गणितीय संक्रिया नहीं कर पाना, उसके अलावा अंकों की पहचान नहीं कर पाना, सामान्य जोड़ बाकी गुणा भाग की संक्रिया भी नहीं कर पाना, इन सब की वजह से तर्क वितर्क का विकास नहीं हो पाना, इस तरह की समस्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है डिसकैल्कुलिया वाले बालकों को। देखते हैं पहली विशेषता क्या है साथियों, नाम एवं चेहरा पहचानने में कठिनाई। दूसरा, अंक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों को समझने में कठिनाई। चिन्हों का मतलब जोड़ बाकी गुणा भाग संबंधी जो चिन्ह होते हैं ना, उन चिन्हों को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए संक्रियाएं भी इनसे गलत हो जाती है। अंक गणितीय संक्रियाओं के अशुद्ध परिणाम मिलना। अशुद्ध परिणाम का मतलब हो गया 2 और 2 को जोड़ने पे 4 आते हैं, ये तो शुद्ध परिणाम, लेकिन 4 के बजाय 5 लिखे, 3 लिखे, 7 लिखे, वो हो गया अशुद्ध परिणाम। तो यहां कैलकुलेशन में गड़बड़ करते हैं ये लोग, गिनने के लिए अंगुलियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनके माइंड में कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं चलती, इसलिए अंगुलियों का सहारा लेकर गिनते हैं। यह भी इनकी विशेषता होती है साथियों। वित्तीय योजना या बजट बनाने में कठिनाई, क्योंकि अंकों का खेल है, गणित का खेल है, और वहीं ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं, इसीलिए बजट बनाने में भी इनको दिक्कत आती है। कैशबुक के प्रयोग में कठिनाई, नकद अंतरण या भुगतान से इनको डर लगता है। केसबुक लिखने में इनको लगता है कि कहीं गलती नहीं हो जाए, त्रुटि नहीं हो जाए, चेक नहीं भर पाते हैं। ये नकद लेन देन में भी डरते हैं कि कहीं नोटों की गिनती सही हुई कि नहीं हुई, हमने कम तो नहीं ले लिया है, ज़्यादा तो नहीं दे दिया है। तो इस तरह की अक्षमता इनमें पाई जाती हैं। दिशा ज्ञान का अभाव, दिशा ज्ञान का मतलब मैं अभी किस दिशा में खड़ा हूं, किस तरफ पूर्व है, किस तरफ पश्चिम है, इसकी भी इनमें कमी पाई जाती है। समय की समझ में कठिनाई का अनुभव करते हैं। समय की समझ का मतलब हो गया आज कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा वार है, अभी से लगभग क्या समय हो रहा होगा, इस तरह के अनुमान ये नहीं लगा पाते हैं। समय को लेकर विभिन्न गणनाएं जो हैं उनमें भी ये सक्षम नहीं होते हैं साथियों। चलते हैं नंबर 4, चौथी अधिगम अक्षमता की ओर, जिसका नाम है डिस्फेजिया। साथियों डिस्फेजिया जो है ये वाक संबंधी अयोग्यता है, बोलने संबंधी अयोग्यता या कठिनाई है डिस्फेजिया। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों डिस प्लस फेसिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, डिस का मतलब हो गया अक्षमता और फासिया का मतलब हो गया वाक। तो वाक संबंधी, बोलने संबंधी अक्षमता को कहा जाता है साथियों डिस्फेसिया। इसका अर्थ हो गया वाक अक्षमता, बोलने संबंधी अक्षमता। देखो इसमें क्या क्या होता है। पहली विशेषता, यह एक भाषा एवं वाक संबंधी विकृति है जिससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति, व्याख्यान में अधिक कठिनाई का सामना करते हैं। तो बोल नहीं पाते हैं, बोलने में समस्या होती है, तो अपना जो विचार है, अभिव्यक्तियां हैं, उनको ये कर नहीं पाते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं साथियों। इस अक्षमता के लिए मुख्य रूप से मस्तिष्क क्षति, ब्रेन डैमेज को उत्तरदायी
माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस बालक का ब्रेन डैमेज हो गया, मस्तिष्क में कोई क्षति हो गई, उनमें ये डिस्पेसिया संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है साथियों। आगे चलते हैं नंबर 5 की ओर, जिसका नाम है अफाजिया। अफाजिया भी अधिगम अक्षमता है जिसको वाचाघात बोला जाता है। वाचाघात का मतलब हो गया वचन संबंधी आघात। सीरेब्रल अकार्यता से उत्पन्न मस्तिष्क की ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति के बोलने, लिखने तथा बोले एवं लिखे हुए शब्दों को समझने या प्रकट करने में अनियमितता, अस्पष्टता एवं स्थायी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इसे कहते हैं साथियों अफाजिया। अफाजिया से ग्रस्त जो बच्चे होते हैं वो बोले गए शब्दों को नहीं समझ पाते हैं तथा उनमें क्या समस्या होती है कि लिखे हुए एवं बोले गए शब्दों को समझता है और जानता है कि वह क्या कहना चाहता है, परंतु फिर भी वह उपयुक्त शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाता है। जानता है, पहचानता है, समझता है, लेकिन वाक दोष के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, कह नहीं पाता है। इस तरह की अधिगम अक्षमताओं का सामना करता है साथियों अफाजिया से ग्रस्त बालक। बात करते हैं नंबर 6 की, जिसका नाम है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या है साथियों, यह लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार है। लेखन का मतलब यहां लिखने संबंधी समस्या है और चित्रांकन मतलब चित्र बनाने संबंधी समस्या इन बालकों को होती हैं। यह मुख्य रूप से चित्रांकन संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है, चित्र बनाने संबंधी। इससे ग्रसित बच्चे लिखने एवं चित्र बनाने में कठिनाई महसूस करते हैं। कौन सी प्रॉब्लम है, डिस्प्रेक्सिया होती है साथियों। चलते हैं नंबर 7 की ओर, जिसका नाम है डिसआर्थोग्राफिया। डिसआर्थोग्राफिया जो है ये वर्तनी संबंधी या स्पेलिंग संबंधी विकार है साथियों। क्या होता है, आमतौर पर वर्तनी के साथ कठिनाई की समस्याओं का सामना करते हैं डिसआर्थोग्राफिया वाले बालक। इसमें भाषा संरचना और शब्दों में अक्षरों की स्मृति या जानकारी में कमजोर होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें शब्द रचना में चूक हो जाना, मनमाने ढंग से गलत वर्तनी या प्रतिस्थापन स्वरों या अक्षरों का उत्क्रमण, कमजोर लेखन अभिव्यक्ति, विकार और व्याकरण में त्रुटि आदि समस्याएं इन बालकों में पाई जाती हैं। इसे कहते हैं दोस्तों डिसआर्थोग्राफिया। बात करते हैं नंबर 8 की। साथियों नंबर 8 की जो अधिगम अक्षमता है उसका नाम है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। नाम से ही क्लियर है, ऑडिटरी मतलब सुनने संबंधी, प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया, डिसऑर्डर हो गया अवधान या व्यवधान या विकार। तो सुनने संबंधी प्रक्रिया संबंधी जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, अक्षमताएं हैं, उसको कहा जाता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। क्या है यहाँ पर, श्रवण संबंधी विकार हैं, सुनने संबंधी परेशानियां होती हैं। यह मस्तिष्क प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले विकारों से संबंधित होती हैं। इसमें बालक पर्याप्त सुनता तो है लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पाता है। अगर सुन ही नहीं पा रहा है तो मशीन लगा देंगे, कान का ऑपरेशन कर देंगे, लेकिन समस्या ये नहीं है, वो सुन तो रहा है लेकिन सुनी हुई बात की व्याख्या नहीं कर पाता है। इसीलिए यह अधिगम संबंधी डिसऑर्डर कहलाता है। और किससे संबंधित है, सुनने से संबंधित है, इसीलिए ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इसको कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दो चीजें हैं, एक तो सेंसरी इंटीग्रेशन मतलब संवेग, सेंसेस का मतलब होता है हमारी ज्ञानेंद्रियां जो संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं, सेंसेशंस को प्राप्त करते हैं। तो संवेदनाओं का इंटीग्रेशन नहीं कर पाता है, इनको समूह में नहीं समझ पाता है तथा इनकी प्रोसेसिंग को लेकर, इनकी प्रक्रिया को लेकर समस्याओं का सामना करता है। तो क्या कहेंगे हम, इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार, ये कहलाता है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर साथियों। नंबर 10 है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल का मतलब ही देखना हो गया, परसेप्शन हो गया प्रत्यक्षीकरण, डिसऑर्डर हो गया अक्षमता। तो देखने और समझने संबंधी अक्षमता, क्या कहेंगे, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। नंबर 11 है साथियों ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर, संगठनात्मक रूप से सीखने संबंधी विकार। ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर कार्यकारी कार्यों के साथ चुनौतियों का सामना करने संबंधी अयोग्यता होती है। कार्यकारी कार्यों का मतलब हो गया जो काम करने वाले हैं, ऐसे कामों को नहीं कर पाना या उनमें चुनौतियां आना कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर।
इस विकार में बालक एक समय में बहुत ज्यादा उत्तेजनाओं या जानकारियों से निपटने के लिए एक व्यवस्थित और तार्किक तरीके से सोच, दिशा, भेद या सामग्री और समय के आयोजन में समस्याओं का सामना करता है साथियों। तो ये विशेषता हो गई ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर की। चलते हैं साथियों अगले डिसऑर्डर की ओर, जिसको हम कहते हैं भोजन संबंधी विकार। अब तक हमने जिन डिसऑर्डर्स की बात की, जिन अक्षमताओं की बात की, जिन डिजेबिलिटीज की बात की साथियों, वो सीखने संबंधी थी, जिनका संबंध मस्तिष्क के साथ में था, सेंसेशंस के साथ में था, संवेदनाओं के साथ में था और मानसिक क्षमताओं के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ में था। अब हम दो इस तरह की क्षमताओं की बात करेंगे जो भोजन संबंधी हैं, जिनको अधिगम क्षमता तो नहीं कहते, लेकिन यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए इनको भी जानना जरूरी है साथियों। इनमें से पहली है एनोरेक्सिया नर्सोवा। देखो एनोरेक्सिया नर्सोवा में क्या होता है, कई बार किशोरों में, बालकों में या व्यक्तियों में मोटे हो जाने का एक अतार्किक भय बन जाता है। उनको लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूं और मोटा होना मुझे पसंद नहीं है, मुझे मोटा नहीं होना, इसीलिए वो क्या करता है, खाना नहीं खाता, खाना कम खाना शुरू कर देता है, जिसके चलते कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आगे चल के बीमारी एक बड़ी मानसिक बीमारी के रूप में स्थायी हो जाती है साथियों। इसको कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। हिंदी में कहते हैं सुधा अभाव, मतलब भूख का अभाव। एक प्रकार का आहार संबंधी विकार है, मतलब खाने पीने संबंधी विकार है। इसमें वजन बढ़ जाने के तार्किक भय से खाना नहीं खाते हैं या कम खाते हैं। और इस तरह का जो विकार है मोस्टली सामान्यतः व्यवहार में किशोरियों के साथ ज्यादा होता है। किशोरियों को लगता है कि हमें स्लिम ट्रिम बने रहना है, इसलिए वो कम खाती हैं। लेकिन साथियों ऐसी अगर किसी में परेशानी है तो कहीं ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो एनोरेक्सिया नर्वोसा का शिकार तो नहीं है। और देखते हैं ये पूर्वाग्रह व्यक्ति की अपने शरीर, भोजन और खाने की आदतों के बारे में चिंतन मनन की क्षमता को बदल देते हैं। चिंतन मनन का मतलब हो गया हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कितनी आवश्यकता है, इस हिसाब से हमारी भूख बनती है और हम उसको मिटाने के लिए भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन इस बारे में जो सोचने विचारने का जो तरीका होता है, चिंतन मनन की जो क्षमता होती है वो बदल जाती है और उल्टा सोचने लगते हैं। क्या कि ज्यादा नहीं खाना, कम खाना है, अगर हम खाएंगे, ज्यादा खाएंगे, पर्याप्त खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। साथियों यह जो समस्या होती है किशोरियों में भी अधिकांश बार इनको देखा जाता है। अब खाने संबंधी एक और रोग है, एक और परेशानी है जो इसके विपरीत है। यहां तो कम खाते हैं और उसमें ज्यादा खाते हैं, उसको बोलते हैं बुलिमिया। बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, आदमी अस्वाभाविक रूप से खाता है, बहुत ज्यादा खाता है और वह जब भी मानसिक रूप से परेशान होता है या किसी समस्या से घिरा होता है तो और ज्यादा खाता है, इसलिए इसको कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन विकार है जिसमें व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में खाना अपने पेट में खा लेता है। बुलिमिया से पीड़ित लोग अपने शरीर की छवि और आकार को लेकर आसक्त होते हैं। अपसेट होने पर वह बहुत ज्यादा मात्रा में खाने लगते हैं। तो साथियों खाने संबंधी दो विकार हो गए, एक हो गया बुलिमिया नर्वोसा जिसमें ज्यादा खाते हैं, दूसरा एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें कम खाते हैं। कम क्यों खाते हैं, क्योंकि मोटे हो जाने का अतार्किक भय होता है। यहां ज्यादा क्यों खाते हैं, क्योंकि खाने को लेकर सेंसेस इनके ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए खाते रहते हैं। तो साथियों ये हो गए हमारे खाने संबंधी विकार। इसी के साथ हम अधिगम अक्षमताओं संबंधी टॉपिक को बाइंड अप करते हैं साथियों। यहां से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही बनता है और यहां ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ इन अक्षमताओं के नाम ध्यान रखने हैं और इनकी विशेषताओं का ध्यान रखना है। इनमें से कोई सी विशेषता आ जाती है तो कौन सी अक्षमता उससे जुड़ी हुई है यह क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, तथ्यात्मक और जानकारी वाला क्वेश्चन होता है। यहां से ज्यादा समझने की आवश्यकता इस टॉपिक में नहीं है, सिर्फ याद करने की आवश्यकता है क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहां से आता है। एक और चीज, कई बार कई विशेषताएं होती हैं जो कॉमन होती हैं। कई विशेषताएं एक अधिगम क्षमता में भी हैं, दूसरी में भी हैं, तीसरी में भी हैं। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई एक अधिगम अक्षमता के लक्षण की बात करें और फिर आपसे पूछें कि ये कौन सी अधिगम अक्षमता में होता है और वहां पर दोनों तीनों चारों आपको लग रही हो कि चारों में ये होता है,
तो फिर क्या करें, फिर आप वहां पर देखें कि ज्यादा रिलेवेंट कौन सा है, उन चारों में से उस व्यवहार से ज्यादा रिलेशन किसका है, उसको आपको आंसर के रूप में चुन लेना है साथियों। तो ये हुआ हमारा आज का डिस्कशन। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।